हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग जीविका के जो संपूर्ण रिवीजन का क्लास जो हम लोग शुरू किए हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो था टॉपिक जो था क्या, केंद्र सरकार की योजनाएं, इसमें कुछ क्वेश्चन और हम लोग जो है डील करने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड। जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए जुड़िए आप सभी। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर 31। और देखिए अगर आप लोगों के दोस्तों वगैरह में भी जो है जो तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरे हैं जीविका का, तो उनको भी शेयर कीजिए जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो उन्हें भी सब्सक्राइब कराइए ताकि जो है वो कमेंट कर सके, क्योंकि कमेंट करने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। तो वहाँ पर जो है आप कमेंट कर पाएंगे आंसर, और अपने ग्रुप्स वगैरह सब में शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक अब एग्जाम चलने वाला है तब तक तो रिवीजन क्लास चलेगा ही, और ये बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट भरे हैं सब, तो हर एक पोस्ट को लेकर जो हम लोग जो है एक जो है अकाउंटेंट का सिर्फ जो है वो क्लास शायद टैली नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके अलावा हमें हम लोग लगभग सबका तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का पहला कि बिहार जीविका कार्यक्रम मूल रूप से किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। ठीक है, बिहार का जो जीविका मिशन है ना, मूल रूप से किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है ना। द बिहार जीविका प्रोग्राम इज फंडामेंटली अ पार्ट ऑफ विच नेशनल मिशन। ओके, ऑप्शन देखिए हमारा पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, NRHM। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो बी ऑप्शन है। सी है हम लोग का राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ठीक है, और डी ऑप्शन है हमारे पास दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। तो कौन सा जो इसमें से जो योजना है वो राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के हिसाब से जो हमारा आंसर होने वाला है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जीविका का मुख्य संस्थागत उद्देश्य क्या है। जीविका का हम लोग शायद पिछले एक क्वेश्चन इसका अलग टाइप से आया था, उसमें भी देखे थे कि इसका जो पर्पस क्या है, इसका कार्य कार्य यानी कि उसका लक्ष्य क्या है। तो ये भी शायद उसी से रिलेटेड है कि जीविका का मुख्य संस्थागत उद्देश्य क्या, व्हाट इज द कोर इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ जीविका। ऑप्शन देखिए हम लोग का ऑप्शन है ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, या फिर बी ऑप्शन है हमारे पास कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण करना, या फिर सी ऑप्शन सीधे सरकारी नौकरियां प्रदान करना, या फिर डी ऑप्शन कि ग्रामीण गरीबों विशेष रूप से महिलाओं की सामुदायिक संस्थाओं जैसे कि SHG VO CLF का निर्माण करना। क्या इसका मुख्य उद्देश्य, तो जो है जीविका में जो है मेन जो है महिलाओं से रिलेट है ना। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो हम लोग को पता चल जाता है कि महिलाओं से रिलेट करने वाला ऑप्शन कौन सा है, ये डी ऑप्शन, यानी ग्रामीण गरीबों विशेष रूप से महिलाओं की सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण करना इसका मेन पर्पस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। जीविका में सबसे बुनियादी और प्राथमिक संस्था कौन सी है। देखो जीविका के अंतर्गत की बात करते हैं, इन जीविका विच इज द मोस्ट बेसिक एंड प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, कौन सा इसमें आता है। ग्राम पंचायत, क्लस्टर संघीय संघ, स्वयं सहायता समूह या जिला परिषद। ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इस टाइप का ही तो क्वेश्चन आता है जनरली। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थोड़ा जो रिलेवेंट होता है वो उस टाइप में। तो देखिए लग तो रहा है कि सब जो गांवों से जुड़े ही संस्था है ये। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोग्राम कार्यक्रम है वो चलते हैं गांव के से ही रिलेट करता है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जो प्राथमिक संस्था है, जो प्राइमरी जो कहा जाता है ना, मेन चीजें कौन सा है। तो देखिए इसमें एक है, हम लोग पढ़े थे स्वयं सहायता समूह, है ना। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह जो है महिलाओं द्वारा
एक कमेटी बनाकर किया जाता है, उसमें उनको बहुत फायदा होता है, ठीक है, और आर्थिक रूप से उनमें उनको इससे बहुत फायदा होता है, जिसके कारण से इसको प्राइमरी माना गया है ना। स्वयं सहायता समूह SGH, शॉर्ट फॉर्म में इसका भी SHG है ना, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है SHG, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हिंदी में स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ये प्राथमिक संस्था माना गया है जीविका के अंतर्गत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जीविका के संदर्भ में ग्राम पंचायत है ना की जो है प्रमुख भूमिका क्या है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीविका व्हाट इज द की रोल ऑफ द विलेज ऑर्गेनाइजेशन, VO है ना, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है क्या भूमिका रहा है। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, गांव के विभिन्न स्वयं सहायता समूह SSG का समन्वय, संवर्धन और संस्थागत समर्थन करना, या फिर गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, या फिर सी ऑप्शन, केंद्र सरकार को सीधे रिपोर्ट करना, या फिर बैंकों का प्रबंधन करना, टू मैनेज बैंक। यानी कि जीविका के संदर्भ में जो है ग्राम संगठन की प्रमुख भूमिका क्या है, क्या करना, ग्राम जो है ना, ग्रामीण की बात करते हैं, ग्राम संगठन की प्रमुख भूमिका क्या है इसमें। तो देखिए बैंकों का प्रबंधन करना तो ये तो नहीं है, ठीक है ना, ये चीजें नहीं है, इसको हटाते हैं। केंद्र सरकार को सीधे रिपोर्ट करना नहीं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन तो है नहीं हमारे यहाँ, है ना, पावर का यानी शक्ति का, सत्ता का सेंट्रलाइजेशन नहीं है। ओके, क्योंकि ये अलग अलग लेवल पर जो है सारे शक्तियों का जो है दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। दो ऑप्शन में देखिए हमारे पास कि गांव, दोनों गांव से रिलेटेड है, गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना, या फिर गांव के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों का समन्वय, संवर्धन और संस्था। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है हम लोग का करेक्ट ये होगा, है ना, ऑप्शन ए, ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। क्या चीज का, कि जो है ग्राम है ना, ग्राम संगठन का जो प्रमुख भूमिका क्या होता है, यानी ये स्वयं सहायता समूहों का समन्वय, संवर्धन और संस्थागत समर्थन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, जीविका पदानुक्रम में क्लस्टर स्तरीय संघ CLF क्या करता है। व्हाट डज द क्लस्टर लेवल फेडरेशन डू इन द जीविका क्या है हायरार्की। देखिए ऑप्शन देते हैं हम लोग, ए, व्यक्तिगत किसानों को सीधे ऋण देना, पहला ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तिगत किसानों को सीधे ऋण देना, दूसरा है राष्ट्रीय बैंकों का नियमन करना, या फिर राज्य स्तरीय नीति बनाना, या ऑप्शन डी, कई ग्राम संगठनों के संसाधनों को और गतिविधियों का प्रबंधन और समन्वय करना। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या चीज के लिए, क्लस्टर स्तरीय संघ है ना, जीविका पदानुक्रम में क्लस्टर स्तरीय संघ क्या करता है, इसका क्या रोल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कि कई ग्राम संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों का प्रबंधन और समन्वय करना ही जो है CLF का मुख्य रोल है, मुख्य कार्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, जीविका में, अब देखिए क्वेश्चन 36 क्या है, जीविका में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति है ना, CRP का क्या कार्य है, रोल है, CRP का मुख्य कार्य, ये क्वेश्चन है, CRP का मुख्य कार्य। हालांकि उधर जीविका में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का क्या जा रहा है ना उसमें, तो ऑप्शन देखिए हम लोगों के पास क्या है, ऑप्शन ए, अन्य गांवों में स्वयं सहायता समूह बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए अपने अनुभव साझा करना। ऑप्शन देखिए CRP का जो वर्क कहा जा रहा है, काम कहा जा रहा है, उनमें क्या है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि अन्य गांवों में स्वयं सहायता समूह बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए अनुभव का साझा करना, दूसरा सड़कों की मरम्मत करना, या फिर सरकारी दफ्तरों में चपरासी का काम करना, या पुलिस को सूचना देना। देखिए ये सब भी फंक्शन से होता है गांव से रिलेटेड। ओके, पुलिस को सूचना देना गांव में एक पद होता है, ठीक है, जो सरकार की तरफ से नहीं, यानी कि वो निम्न स्तर पर उसको नियुक्त किया जाता है ऐसा। सड़कों की मरम्मत ये तो बिल्कुल नहीं, ये अलग ही ऑप्शन है, ये तो होगा ही नहीं। सरकारी दफ्तरों में चपरासी का काम करना, ये सारी चीजें नहीं। देखिए इसका आंसर जो हम लोग का होने वाला है ये ए नंबर, अन्य गांवों में स्वयं सहायता समूह बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए अपने अनुभवों को साझा करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 क्या कर रहे हैं, जीविका के सामुदायिक निवेश कोष CIF का प्राथमिक उपयोग क्या है। CIF का उपयोग का बात हो जा रहा है ना यहाँ पर,
तो क्या है, क्या कर जीविका के सामुदायिक निवेश कोष CIF का प्राथमिक उपयोग क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF? ओके, इसका क्या रोल है, क्या उपयोग है, सॉरी रोल नहीं, इसका क्या उपयोग है, क्या किन चीजों के लिए बनाया गया है? तो देखिए हमारे पास क्या है ऑप्शन, ग्राम पंचायत का भवन बनाना, दूसरा है स्वयं सहायता समूह और उनके सदस्यों को उनकी आजीविका गतिविधियों के लिए पूंजीगत सहायता प्रदान करना, या राजनीतिक दलों को दान देना, या व्यक्तिगत उपभोग व्यय के लिए ऋण देना। तो देखिए ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये व्यक्तिगत उपभोग व्यय के लिए ये नहीं होगा, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से तो देता नहीं है, संस्थागत है एक तरह से। उसके बाद राजनीतिक दलों को दान देना, ये तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्यों होगा ऐसे समझ। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ए और बी की बात करते हैं। यहाँ देखिए दोनों, ग्राम पंचायत भवन बनाना या फिर SSG और उसके सदस्यों को उनकी आजीविका गतिविधियों के लिए पूंजीगत सहायता करना। तो देखिए ग्राम पंचायत का भवन बनाना ये सरकार का काम होता है, और जब संस्था जब हमारा महिलाओं के उत्थान के लिए होती है निम्न स्तर पर जीविका के अंतर्गत, तो वो मुख्य रूप से इसका क्या होने वाला है, स्वयं सहायता समूह और उसके सदस्यों की उनकी आजीविका गतिविधियों के लिए पूंजीगत सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य रोल है। क्या है ना, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है उसके अंतर्गत जो है, यानी इस स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों के लिए, उनके सदस्यों को उनकी आजीविका गतिविधियों के लिए पूंजीगत सहायता प्रदान करते हैं वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, जीविका द्वारा प्रवर्तित आजीविका डायरी है ना, लाइफ स्टॉक डायरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, लाइफ स्टॉक LD है ना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, जीविका द्वारा प्रवर्तित आजीविका जो है डायरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुड मॉर्निंग, जुड़ गए हैं, चलिए, तो क्या उद्देश्य इसका है लाइफ स्टॉक डायरी का? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन जैसा है, ऑप्शन ए अगर बात करें तो ऑप्शन ए में क्या है, पशुओं की तस्वीरें रखना, या फिर पशु चारे का विज्ञापन करना, या पशुपालन को एक व्यावसायिक उद्यम के रूप में प्रतिबंधित करने में सहायता करना, लागत और आय का रिकॉर्ड रखना, या फिर पशुधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। ये देखो जीविका द्वारा जो प्रवर्तित आजीविका डायरी है, आजीविका डायरी एक उसका अंग है, एक तरह से कह सकते हो, उसके अंदर गत काम करने का एक जो है पार्ट है वो, ठीक है, उसमें किन चीजों का जो है मुख्य रूप से लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य में अगर बात करें तो देखिए, क्या पशुओं की तस्वीरें रखना, ऐसा होता है ग्रामीण सेक्टर में आजकल जो है पशुधन को भी एक बहुत बड़ा पूंजी माना गया है ना, उससे संबंधित बहुत तरह की योजनाएं आती है और उस पर सरकार जो निगरानी भी रखते हैं। तो क्या पशुओं की तस्वीर रखना होगा? नहीं, वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये हमारे पास नहीं। दूसरा, पशु चारे का विज्ञापन करना, विज्ञापन की बात नहीं होती, पशु चारे का जो है विज्ञापन वो एक अलग चीज है, और वो औद्योगिक क्षेत्र का चीजें हैं, उसका एक अलग टर्म होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हमारे पास। ऑप्शन सी और डी की बात करते हैं, पशुपालन और एक व्यावसायिक उद्यम के रूप में प्रतिबंध करने में सहायता करना, लागत और आय का रिकॉर्ड रखना, यानी कि पशुपालन से रिलेटेड जो भी चीजें होगी उनका रिकॉर्ड रखना, उस पर जो अगर कोई तरह का अगर गलत गतिविधियां होती है तो उस पर प्रतिबंध लगाना, उन सब चीजों का जो काम क्या है वो आजीविका डायरी के द्वारा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, जीविका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक क्या माना जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि जीविका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, महिला है ना, वुमेन्स एम्पावरमेंट को इसमें जोड़ा गया है ना, तो क्या है वुमेन्स एम्पावरमेंट के तहत जो है क्या क्या एक महत्वपूर्ण संकेतक क्या माना गया है? कि ऑप्शन देखिए हमारे पास है, पहला ऑप्शन महिलाओं का घर से बाहर न निकलना, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ऐसा तो गजब हो जाएगा। लोकतंत्र में आज जो है सबको बराबरी का मौका है, मिला है स्त्री और पुरुष को, है ना, कोई पाबंदियां नहीं है, और अगर पाबंदियां हैं तो बोलिए बहुत ही वो गैर कानूनी है, एक तरह से अपराध है, उसको घर से बाहर न निकलने के लिए कोई, घर से बाहर निकलने के लिए रोक ही नहीं सकता कोई, है ना, वो कदम से कदम मिला के पुरुषों के साथ चलने में वो सक्षम भी है, और सरकार इसके लिए बहुत ही तत्पर है। अगला ऑप्शन है हमारे पास, महिलाओं द्वारा स्वयं के नाम से बैंक खाते खोलना और वित्तीय लेन देन में सक्रिय भागीदारी। देखिए महिलाओं द्वारा स्वयं के नाम से, एक समय था पुरुषों की, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है हमेशा से, है ना, तो वित्तीय रूप में है ना, फाइनेंस का जो सारा हेडिंग होता है वो पुरुषों के द्वारा ही होता है, ठीक है। आज के समय में दौर बदल गया है, तो महिलाओं को सिर्फ पैसा रखने की बात नहीं होती, वो अपने नाम से जो है खाता खुलवाते भी हैं, अकाउंट और लेन देन सारी चीजें जो अपने हाथों में रखते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है, महिलाओं द्वारा स्वयं के नाम से बैंक खाते खोलना और वित्तीय लेन देन में सक्रिय भागीदारी जो है निभाना। आज के डेट में तो हो ही रहा है, अब वो दौर चला गया
कि 10 रुपया 20 रुपया हस्बैंड से मांग रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास सारा लेन देन का प्रक्रिया उसके हाथों में है, वो खुद से करती है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जीविका की सफलता को मापने के लिए एक प्रमुख परिणाम आधारित संकेतक क्या होगा, है ना। जीविका की सफलता को मापने के लिए, जीविका जो शुरुआत किया गया तो कुछ तो लक्ष्य रखा गया होगा, और अगर वो लक्ष्य क्या मिल गया या कुछ उसमें कमियां हैं या फिर और कुछ जो है, या वो सही क्रम में चल रहा है, कितना दूर तक चला, या लक्ष्य को पाने को करीब है, क्या चीजें हैं, यानी कि सफलता को अगर मापने के लिए प्रमुख परिणाम आधारित संकेतक का बात किया जाएगा तो क्या होगा। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास है गरीब परिवारों की शुद्ध आय में अस्थायी वृद्धि, यानी कि अगर गरीब परिवारों के अगर उसमें जो है उसका इनकम अगर बढ़ गया है और अस्थायी रूप से परमानेंटली बढ़ गया है, तो फिर ये भी एक माना जाएगा कि चलो ठीक है, जीविका एक सफल हो गया, है ना। गांव में मोबाइल फोन की संख्या, मोबाइल फोन तो आजकल तो सब कोई चलाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मोबाइल किसके हाथ में, वो तो अमीर गरीब सब कोई, है ना। किडनी बेच के जो आईफोन ले रहा है, क्या फर्क पड़ता है उससे, ये तो नहीं होने वाला। गांव में सिनेमा हॉल की संख्या, अरे क्या क्या ऑप्शन है गांव में सिनेमा हॉल तो सारे बंद हो चुके हैं, सारे सिनेमा हॉल छोटे छोटे हो चुके हैं हाथों में, है ना, वो भी नहीं। ग्रामीणों की शहरों की यात्रा, ग्रामीणों की शहरों की यात्रा, ग्रामीणों की शहर की यात्रा दो तरीके से है, एक पलायन है और एक शौक से है ना, ठीक है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई ज्यादा घूमने जाने लगा गांव के लोग तो वो परमानेंटली, तो देखिए ये जो है ना, ये ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट होने वाला कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है ना, कि गरीब परिवारों की शुद्ध आय में अस्थायी वृद्धि जो होता है ना, ये अगर यही चीज बता सकता है कि जीविका सफल हो रहा है या नहीं, यानी कि जीविका योजना जो है लागू होने के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है, ठीक है। ओके, पैमाना खुद से लेना पड़ेगा कि सफल हुआ या नहीं हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, ग्रामीण गरीबी का एक बहुआयामी कारण क्या माना जाता है। ग्रामीण गरीबी, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी है, रिलेवेंट है कि ग्रामीण गरीबी, गांव में लोग गरीबी क्यों हैं। तो देखिए तथ्य तो बहुत होता है, कुछ चीजें विवादित भी हो जाएगा अगर बोल दिया जाए, लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर बात करें यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर कैसे जैसे कारकों का संयोजन, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे कारकों का संयोजन, यानी इन सब चीजों में कहीं शिक्षा है तो स्वास्थ्य नहीं, कहीं स्वास्थ्य है तो जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड जो है सही नहीं है, तो ये इसके बीच में जो समन्वय नहीं हो पाता उसके कारण से भी हो सकता है क्या, या फिर केवल निम्न आय, या फिर जो है केवल कम आमदनी के कारण से वो गरीब है, या फिर केवल बेरोजगारी, बेरोजगारी मतलब जो है वो योग्य है उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है इस कारण गरीबी है, या केवल अपर्याप्त भोजन, ओनली इंडिपेंडेंट ये अपर्याप्त भोजन से गरीबी थोड़ी आएगा, है तो पेट भूखा रहेगा, छोड़िए उसको, तो फर्क नहीं पड़ता है। केवल बेरोजगारी भी गरीबी का कारण है, एक फैक्टर ये भी है, लेकिन अगर नहीं कहता इसमें देखिए कंफ्यूजिंग ऑप्शन आया, बहुत अच्छा ऑप्शन ये कि क्या होता है कि प्रोबेबली बहुत सारा ऑप्शन लगता है कि वही आंसर हो सकता है रिलेवेंट होता है एक दूसरे से, तो करेक्ट अगर बात करें इसमें ना, सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे कारकों का संयोजन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर सही नहीं होना, शिक्षा सही नहीं मिल पाना, और स्वास्थ्य संबंधी भी जो फैक्टर जो है, ये सब मिलकर जो है गांव में गरीबी को क्या करता है, बहुत बढ़ाता है, ठीक है ना, और शुरू से यही रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास में सामाजिक पूंजी का प्राथमिक लाभ क्या है। ग्रामीण विकास में सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। सामाजिक पूंजी किसको कहेंगे, वो सामाजिक पूंजी है किस रूपों में, क्या कोई करेंसी के रूप में है, नहीं, कई रूपों में होते हैं, ठीक है, वैचारिक भी हो सकता है, ठीक है सामुदायिक भी हो सकता है, कई तरह के जो है सामाजिक पूंजी का जो है रूप हो सकता है। फिलहाल ऑप्शन में देखें हम लोग कि भौतिक संपत्ति में तत्काल वृद्धि, है ना, ग्रामीण विकास में सामाजिक पूंजी का प्राथमिक लाभ क्या है, अगर सामाजिक पूंजी होता है तो उसका फर्स्ट जो है उसका बेनिफिट्स क्या होता है, पहला बेनिफिट, तो पहला देखिए भौतिक संपत्ति में तत्काल वृद्धि, भौतिक संपत्ति मतलब अगर आपके पास अगर लाख रुपया है तो अचानक से 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, यानी करेंसी की बात करते, पैसा की बात करते, भौतिक संपत्ति या जमीन जायदाद बढ़ गया, वो सारी चीज जो हमें नजर से दिख रहा हो ना, भौतिक संपत्ति की बात करते हैं। या फिर सामूहिक कार्य जोखिम साझा करने और संसाधनों तक पहुंचने को सुगम बनाना, देखिए सामूहिक कार्य करना, कार्य और जोखिम साझा करने और संसाधनों तक पहुंचने को सुगम बनाना मतलब जो है बहुत ही इजी बनाना, ये लाभ है। या व्यक्तिगत बचत में वृद्धि, व्यक्तिगत बचत जो है वो सामाजिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है ना। समाज में अगर 100 घर है
गरीबों का, उनमें से कोई अगर एक अचानक से अमीर हो जाए किसी कारणवश, वो अपने एबिलिटी के कारण होता है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो जो है ग्रामीण विकास का वो जो है वो प्राथमिक लाभ है, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी करके अपना लाभ कमा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। सरकारी अनुदान को कम करना है ना, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो सरकार जो है अनुदान में जो भी चीजें देते हैं फ्री, जैसे फ्री राशन हो गया या कोई भी चीजें होती है, उनमें कमी होना भी जो है प्राथमिक लाभ है, नहीं वो सब चीजें नहीं। तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन जो होने वाला है ना, ये हमें बेहतर लग रहा है कि सामूहिक कार्य जोखिम साझा करने और संसाधनों तक पहुंचने को जो है क्या कर देता है, बहुत ही सुगम बना देता है, वो इजी वे बना देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 43 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक पूंजी के घटकों में क्या शामिल नहीं है। नहीं का बात हो रहा है कि जो सामाजिक पूंजी होता है उनमें से जो है घटक में शामिल कौन सा नहीं, इनमें से बात करें। पहला ऑप्शन देखिए हमारे पास पारस्परिक विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट जो होता है सबका विश्वास, है ना। दूसरा सामाजिक नेटवर्क, जो लोग आपस में जुड़े होते हैं वो सामाजिक नेटवर्क जो है वो उसका घटक नहीं है क्या। या भौतिक बुनियादी ढांचा या सहयोग के लिए मानदंड, कौन इसमें जो है सामाजिक पूंजी जो है का जो है घटक इसमें नहीं है। तो देखिए पारस्परिक विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये तो सामाजिक पूंजी है ना। सामाजिक पूंजी उसी को कहेंगे, सबका साथ अगर एक जैसा हो, साथ हो, सबका एक विश्वास हो, है ना, एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, तो वही तो सामाजिक पूंजी कहलाता है ना। उसका देखो सामाजिक नेटवर्क, जो आज के समय में लोग टूटे होते हैं, हर किसी से जो है टूट के हैं, किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा, किसी कोई मतभेद द्वेष, बहुत तरह की ईर्ष्या होती है, उनके कारण से टूटे होते हैं, जिसके कारण से समाज बिखरा पड़ा है। अगर सामाजिक नेटवर्क नहीं, एक साथ अगर सबको जुड़ा है, वो समाज का सबसे बड़ा पूंजी होता है, और वो उस क्षेत्र को या फिर उस समाज को जो है बहुत आगे ले जा सकता है, अगर वो आपस में जुड़े हैं तो ये तो हमारा एक सामाजिक पूंजी के अंतर्गत ही आएगा। सी भौतिक बुनियादी ढांचा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए भौतिक बुनियादी ढांचा सामाजिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है। बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल खोल दे, बहुत जो है तरह तरह के भवन खोल दे, ब्रिज बना दे, अगर समाज आपस में जुड़ा नहीं है, समाज का विचार सही नहीं है जो है, तो वो व्यक्तिगत पूंजी सॉरी सामाजिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आएगा। ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भौतिक बुनियादी ढांचा जो है वो सामाजिक पूंजी का असर नहीं है। सहयोग के लिए मानदंड, ये भी एक जो है हमारे पास क्या होता है, सामाजिक पूंजीगत के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ग्रामीण, देखो क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्या लिखा है कि ग्रामीण आजीविका के दृष्टिकोण से मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है। मानव पूंजी किसको बोलते हैं, किसकी बात हो रही है। तो ग्रामीण आजीविका के दृष्टिकोण से, ग्रामीण आजीविका ठीक है के दृष्टिकोण से मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देखिए, बैंक में पैसा, या फिर कौशल ज्ञान, श्रम दक्ष क्षमता और अच्छा स्वास्थ्य, या जमीन और मशीनरी, या फिर सरकारी संपर्क। जो है मानव पूंजी इनमें से कौन सा कहलाएगा। तो देखिए हमारा मानव पूंजी जो होने वाला है कौशल ज्ञान श्रम क्षमता और अच्छा स्वास्थ्य, यही जो है हमारा क्या है ग्रामीण आजीविका के नजर में या फिर उसके हिसाब से जो है एक तरह का क्या है मानव पूंजी है। अगर अच्छा स्वास्थ्य है, कौशल यानी जिसमें स्किल्ड है वो है, इसमें श्रम दक्षता है यानी कि एक तरह का एबिलिटी है कोई कार्य करने की, ठीक है ना, तो यही तो मानव पूंजी है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई की गणना कौन करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, क्या तो भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई की गणना कौन करता है। तो हु कंप्यूट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई इन इंडिया, कौन करता है गरीबी सूचकांक का जो है गणना। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर नीति आयोग, या फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है। इस चार ऑप्शन में कौन करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, क्या किस चीज के लिए कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो होता है एमपीआई की गणना कौन करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा नीति आयोग। जो नीतियां बनाते हैं वही इसका जो है आकलन भी करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन, एसडीजी लक्ष्य, एसडीजी गोल 1 का बात हो रहा है, का प्राथमिक फोकस क्या है। एसडीजी गोल 1 जो है इसका जो पर्पस है, जो प्राथमिक पर्पस की बात हो रही है, पहला लक्ष्य जो है वो क्या है। देखिए ऑप्शन हमारे पास
सभी प्रकार की गरीबी को हर जगह समाप्त करना, या स्वच्छ पानी और स्वच्छता, या फिर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, या ऑप्शन डी उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तीन चीजों के लिए एसडीजी गोल का जो प्रथम फोकस कहा गया ना, प्रथम गोल है, वो क्या है इनमें से? तो देखिए ऑप्शन हमारे पास चार था, इस चार ऑप्शन में क्या होगा? तो देखिए मेन पर्पस अगर ऐसा होता है ना, तो देखिए इसमें हमारे पास सभी प्रकार की गरीबी को हर जगह समाप्त करना, ये इसका मेन पर्पस है। किसका? एसडीजी गोल 1 का। ठीक है, इसका मेन पर्पस हमारा क्या है? सभी प्रकार की गरीबी को हर जगह से समाप्त करना, यही टारगेट लेकर जो है एसडीजी चला है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की रीढ़ किसे कहा जाता है? ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की बात हो रही है, तो रीढ़ यानी बैकबोन किसे कहा जाता है? इनमें से देखिए किसे? निजी साहूकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर विदेशी बैंक, या शहरी सहकारी बैंक। तो देखिए ऑप्शन की बात करें तो निजी साहूकार को बैकबोन थोड़े कहते हैं, ऐसे तो लुटेरे होते हैं एक तरह से, बोलना ना चाहिए सॉरी, लेकिन वही तो होते हैं, ब्याज पर पैसे लगाना, कमाना, खाना, वो तो फिर भी ठीक है, हेल्प करते हैं, अच्छी बात है। ये तो ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या विदेशी बैंक, विदेशी बैंक भी नहीं होगा। शहरी सहकारी बैंक और बी में कौन सा हो सकता है? तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है ना, यही होता है ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली का रीढ़, है ना। वो लोन हो या हर तरह के जो है सुख सुविधाओं के लिए वो तत्पर रहते हैं, ठीक है, लेन देन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ग्रामीण वित्त का एक अनौपचारिक स्रोत कौन सा है? ग्रामीण वित्त का, है ना, यानी कि अगर हम बात करें विलेज में, ओके, क्या कर रहा है कि विच ऑफ दिस इज एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ रूरल फाइनेंस। ठीक है, रूरल एरिया में जो फाइनेंस का जो है औपचारिक अनौपचारिक जो कहता है, सॉरी अनौपचारिक स्रोत क्या है, कौन सा होगा इसमें? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, साहूकार, लघु वित्त बैंक, या फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। देखिए फॉर्मल कहा जाता तो सरकार की तरफ से सरकारी या गैर सरकारी कुछ तो होता है ना, लेकिन अनौपचारिक कहा जा रहा है। अनौपचारिक है जिस पर सरकार जो है निगरानी नहीं करता, वो उनकी बात हो रही है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? ऑप्शन तो हमारे पास साहूकार होगा, है ना, मनी लेंडर जो होते हैं, जो ब्याज पर पैसा लगाते हैं, साहूकार लोग जो होते हैं, वही जो है एक ग्रामीण वित्त का एक अनौपचारिक स्रोत है ना, जिससे सरकार से पैसा या सरकारी संस्थाओं से अगर कोई लेन देन की नहीं हो रही, लेन देन नहीं हो रहा है, तो साहूकार के पास से भी लेन देन करके अपनी आर्थिक क्रियाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। तो साहूकार हो गया हमारा अनौपचारिक स्रोत ग्रामीण सेक्टर में। दूसरा है 49 क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन में? कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी का प्रमुख कार्य क्या है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया सब है, ये सब ठीक है, जीविका में से टाइप का क्वेश्चन सुन रहे हैं, जो एग्जाम अभी जो चल रहा है उनमें से रिलेवेंट क्वेश्चन तो आइडिया लग ही गया है कि किस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी का प्रमुख कार्य क्या है? क्या इसमें हो सकता है? ऑप्शन देखिए हमारे पास, किसानों को सीधे ऋण देना, या ऑप्शन बी फसल बीमा लागू करना, या सी ऑप्शन बीज वितरण करना, या फिर डी ऑप्शन विभिन्न कृषि, है ना, कमोडिटीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करना। क्या जो है सीएसीपी करता है? ठीक है, तो देखिए ये सीएसीपी का मुख्य काम जो है, फसलों से संबंधित की बात करें तो इसमें जो है मूल्य का निर्धारण करना एक तरह से इसका कार्य है। तो कहाँ ऑप्शन है इसका? ऑप्शन डी नंबर, विभिन्न कृषि कमोडिटीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करना सीएसीपी का क्या है? एक कार्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबी पीएमजेएवाई किस आधार पर लाभ प्रदान करती है? यानी जो आयुष्मान भारत के तहत, जो मिशन के तहत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में किस प्रकार का लाभ जो प्रदान करती है? इनमें से देखिए ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है क्या आयु आधारित, या फिर बी केवल शहरी निवासियों के लिए, या सी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, या फिर डी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर। तो देखिए आयु आधारित तो हो नहीं सकता, सब हर जो है उम्र के लोगों का जो है लोग जो है इसका लाभ उठा रहे हैं वर्तमान में, वो तो होगा नहीं। दूसरा केवल शहरी निवासियों के लिए, शहरी के लिए तो है होना ही नहीं चाहिए, पहले सॉरी होना क्यों नहीं चाहिए? अगर आर्थिक रूप से अगर कमजोर हैं तो हो सकते हैं, सबका हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है ग्रामीण सेक्टरों में इसका लाभ ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वहां जो है लोग आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर होते हैं, है ना। सी नंबर है हमारे पास केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए,
सरकारी कर्मचारियों के लिए तो वो तो एबल हैं, उनके लिए भी सिर्फ होना ये भी गलत है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन डी यही करेक्ट आंसर हो सकता है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 डेटा में निर्धारित अपात्रता मानदंडों के आधार पर, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है ना। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो 2011 में हुआ था, उसके आधार पर जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहे हैं मुख्य रूप से उनका, या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए जो आयुष्मान जो है भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो है लाभ उसको मिलता है, यही बेसिस उसका है। ओके, अगला क्वेश्चन 51, डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख डिजिटल अवसंरचना घटक क्या है? देखिए क्या, व्हाट इज द की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल इंडिया मिशन? क्या चीज है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत नेट परियोजना, दूसरा ग्रामीण सड़कें, या फिर सी एलपीजी पाइपलाइन, या फिर कोयला खदानें। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख डिजिटल अवसंरचना घटक क्या, घटना की बात करते हैं ना, तो देखिए भारत नेट ये टर्म यूज किया गया है सबको एक साथ जोड़ने का, है ना। भारत नेट का यहाँ परियोजना का बात हो रहा है, मतलब हर किसी को एक दूसरे से हर रूपों में जोड़ने का काम करने के लिए ही जो है डिजिटल इंडिया मिशन का जो है ना, एक ये भी घटक है। डिजिटल इंडिया का मतलब है डिजिटलाइज करना, हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत कई घटक है, कई कंपोनेंट है जो अपने अपने स्तर पर काम करता है। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन की बात करें तो ग्रामीण सड़कें, एलपीजी पाइपलाइन, कोयला खदान, ये सब तो पहले चल रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भारत नेट जो है लोगों को आपस में जोड़ने का उसका जो है ना मेन पर्पस रहा है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 52, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बिंदु बिक्री पीओएस का क्या उपयोग है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बिंदु बिक्री का क्या उपयोग है? ऑप्शन देखिए हमारे पास, केवल फिल्में दिखाना, या डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से लेन देन की सुविधा प्रदान करना, या फिर केवल बिजली बिल भरना, या केवल सरकारी दस्तावेज छापना। तो देखिए अगर ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन में हम लोग का देखिए ये पहला तो पहले हटा दीजिए ऑप्शन, केवल फिल्में दिखाना, तो ये कहां से हो गया, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। दूसरा डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से लेन देन की सुविधा प्रदान करना। तीसरा केवल बिजली बिल भरना। तो गांव में सबको बिजली बिल हर जगह तो नहीं भर रहा है ना। कई बीपीएल कार्ड धारक हैं, कई लोगों को किन किन प्रकार के न जाने कि अनुदान मिलता है उन्हें जो है, तो वहां सिर्फ बिल भरने के लिए सब चीजों को चलाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। दो चीजों को देखिए, क्या चाहिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से लेन देन की सुविधा प्रदान करना, या फिर केवल सरकारी दस्तावेज जो है छापना। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से लेन देन की सुविधा प्रदान करना ही जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जो है पीओएस का है ना उपयोग किया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को मूल रूप से किस संगठन द्वारा प्रतिवर्तित किया गया है? सॉरी गया था। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को मूल रूप से किस संगठन द्वारा की बात किया जा रहा है, प्रतिवर्तित किया गया था? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन हमारे पास है भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर भारतीय स्टेट बैंक, या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या फिर विश्व बैंक। किसके द्वारा जो है इसे जो है ना मूल रूप से किस संगठन द्वारा प्रतिवर्तित किया था? कहाँ के लिए? स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, जो महिलाओं का आज ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है ना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, है ना। यही संस्था जो है इसी के द्वारा जो है प्रतिवर्तित किया गया था मूल रूप से स्वयं सहायता समूह का। यानी स्वयं सहायता समूह से जो लेन देन की होती है ना, तो ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत यानी ग्रामीण बैंक में ही होता है ना, अधिकतर की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये नाबार्ड, NABARD। ओके, नेक्स्ट महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में है ना, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसके संदर्भ में SHG मॉडल का एक प्रमुख लाभ क्या है ना। स्वयं सहायता समूह का कुछ तो फायदा होगा। ऑप्शन के साथ जैसे अगर आप लोग आंसर करते हैं कमेंट में, तो अगर क्वेश्चन नंबर अगर डाल देते हैं ना कि चलिए फिर से 54 है, 54 का ए हुआ, तो 54 कॉमन डाल के जो है आप, या कॉमन नहीं भी डालेंगे 54 ए लिख देंगे तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है। क्योंकि थोड़ा क्या होता है कि लाइव में होता क्या है कि जैसे
कुछ सेकंड का डिले होता है, तब तक आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं तो लगता है कि किसका ऑप्शन है। ओके, तो थोड़ा ओके, जैसे आप 54 का देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा? सामूहिक बचत और सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से एजेंसी को बढ़ावा देना, यानी कि महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, यानी महिला वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इस संदर्भ की बात करते हैं या इसके आधार पर की बात करते हैं, तो एसएसजी मॉडल का एक प्रमुख लाभ क्या है? यानी एसएसजी मॉडल क्यों जो लाया गया, एक तरह से सरकार भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, समाज के लोग भी अप्रिशिएट करते हैं एक तरह का, ठीक है, क्यों लाया गया इसमें? तो देखिए इसमें तो एक चीज है, महिला सशक्तिकरण हुआ है, इसमें महिलाएं जो वित्तीय रूप से जो है क्या हुई है, वो एक तरह से मजबूत हुई है, वो अपना इंडिपेंडेंट हुई है, तो वो तो सही बात है, लेकिन मुख्य उसका जो है लाभ की बात करें, इस ऑप्शन की बात करें, तो देखें क्या है, सामूहिक बचत और सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से एजेंसी को बढ़ावा देना या महिलाओं को घर तक सीमित रखना। ये तो हम पहले काटते हैं और आप भी काट दिए, महिलाओं को घर तक सीमित रखना कहाँ से? ये तो कोई ना समझदारी है ना आज के समय में हो भी सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है ना। अब तो आजाद दुनिया के ये लोग महिलाएं जो है कंप्लीटली आजाद है, उसको बंधन में नहीं रख सकते, है ना। सी ऑप्शन है केवल पुरुष सदस्यों को लाभ पहुंचाना, ये तो होता ही नहीं है। केवल सरकारी अनुदान पर निर्भरता बढ़ाना, देखिए इस दो ऑप्शन की बात करें कि केवल सरकारी अनुदान पर निर्भरता बढ़ाना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन होने वाला है क्या? सामूहिक बचत और सामुदायिक जो है नेतृत्व के माध्यम से एजेंसी को बढ़ावा देना, है ना, एजेंसी में जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो उनके उनके माध्यम से, ठीक है, नेतृत्व के माध्यम से क्या चीज का सामूहिक बचत होता है, उसके बाद सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से एजेंसी को बढ़ावा देना, ठीक है, एक तरह की एजेंसी जो है को बढ़ावा देना, कि इसका क्या है प्रमुख एक लाभ है महिला सशक्तिकरण के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय कानून के तहत मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है ना, सोशल ऑडिट की बात करते हैं ना, किस केंद्रीय कानून के तहत? ऑप्शन देखिए हमारे पास कौन कौन सा इसमें है। पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, या फिर सी है कंपनी अधिनियम 2013, या फिर आयकर अधिनियम 1961। किस कानूनी से, है ना, कानूनी ही बात किया जा रहा है ना, कि किस केंद्रीय कानून के तहत मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य माना गया है? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पढ़े, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, है ना, के केंद्रीय कानून के तहत ही जो है मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण को शामिल किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, एनआरएलएम, ठीक है, एनआरएलएम की संस्था निर्माण रणनीति का अंतिम लक्ष्य क्या है? लास्ट टारगेट क्या है? कोई टारगेट लेकर चलते हैं, पोलियो की शुरुआत की गई थी, पोलियो खत्म करना है, अंतिम लक्ष्य पहुंच गए, आज के डेट में तो उतना सीरियसली नहीं है, फिर भी ठीक है, खत्म हो चुका है समाज से, पोलियो मुक्त लगभग हो चुके हैं, है ना। तो कुछ लक्ष्य लेके चलते हैं, क्या लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, है ना, तो वो नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, अंतिम लक्ष्य है क्या उसके बारे में पूछते हैं। ऑप्शन देखिए, सरकारी कार्यालय भवन बनाना, गरीबों के स्वामित्व वाली नियंत्रित और प्रतिबंधित अस्थायी संस्थाएं खड़ी करना, या निजी कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना, या अंतरराष्ट्रीय एनजीओ स्थापित करना। क्या इसका ऑप्शन होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए एनआरएलएम की जो है, एनआरएलएम की संस्था निर्माण रणनीति का अंतिम लक्ष्य जो है वो क्या है? गरीबों के स्वामित्व वाली या फिर नियंत्रण वाली और प्रतिबंधित अस्थायी संस्थाएं खड़ी करना, है ना, गरीबों के स्वामित्व वाली, गरीब जो उसको क्या करके हेड कर सके एक तरह से, या फिर वो उसका ऑनर बन सके, है ना, स्वामित्व के का जो पावर है उसके पास रह सके, या उसको नियंत्रण कर सके, कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके, और प्रतिबंधित अस्थायी संस्थाएं जो है खड़ी करना, ये जो है एनआरएलएम संस्था का जो अंतिम लक्ष्य है। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास में सामुदायिक संस्था का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? उदाहरण की बात करते हैं इसमें, देखें ग्रामीण विकास में सामुदायिक संस्था जो है ना, उसका एक उदाहरण बताइए, इनमें से क्या चीज है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी पहला ऑप्शन, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, या फिर जिला कलेक्टर कार्यालय, या फिर ग्राम संगठन। क्या इसमें है जो ग्रामीण विकास में सामुदायिक संस्था का एक बहुत बड़ा उदाहरण है? तो देखिए ग्रामीण विकास का बात हो रही है, समूह की बात हो रही है ना, तो संगठन की बात हो रही है, इसका आंसर हमारा आ जाएगा ग्राम संगठन, वीओ, शॉर्ट फॉर्म में वीओ का आता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेबल करना जो है ही जो है वो अंतिम लक्ष्य है, और ग्रामीण विकास में ये होना बहुत अनिवार्य है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ग्रामीण क्षेत्रों में, क्वेश्चन नंबर 58, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता का एक प्रमुख घटक क्या है? वित्तीय साक्षरता का बात करते हैं, है ना, वित्तीय साक्षरता की लेन देन से संबंधित वो सीखेंगे कहाँ? क्योंकि वहां अधिक मान के चलो, अभी तो चलिए ठीक है, अभी न्यू जनरेशन में क्या होता है, हर गांव हर गली में जो है लोग जो है शिक्षा को सबसे महत्व दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबको, आने वाला पीढ़ी सबको साक्षर होगा। लेकिन अभी तक की बात करें तो अभी तक में आज भी जो है ग्रामीण सेक्टरों में जो पुराने लोग हैं वो या अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, एक तरह से अनपढ़ तो बोलना जाहिल वाला बात हो गया, एक तरह से अनपढ़ तो बोलेंगे नहीं, जिसको दिमाग नहीं होता उसको अनपढ़ बोल सकते हैं इसे। चलिए, निरक्षर हैं, जो अक्षरों का ज्ञान नहीं है, उनकी बात करते हैं। तो वो वित्तीय लेन देन के बारे में कैसे चीजों को जानेंगे, तो उसका क्या मेन जो है साधन हो सकता है? तो देखिए, बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसे वित्तीय उत्पादों की समझ, यानी कि बचत जो हो रहा है, ऋण जो है या बीमा से संबंधित जो लोग समझाते हैं, जाके उनसे बातें करते हैं, और वित्तीय उत्पाद, वित्तीय फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करते हैं, उन सब चीजों की समझ, या फिर नृत्य सीखना, या फसल उगाने की तकनीक, या खाना पकाने की तकनीक। ये खाना पकाने और नृत्य सीखने से तो होगा नहीं, है ना, ये सबसे फाइनेंशियल चीजें नहीं इंप्रूव कर सकते, ठीक है। और दो ऑप्शन है हमारे पास, फसल उगाने की तकनीक, है ना, अगर हमारे पास फसल उगाने की तकनीक है, क्या उससे हम फाइनेंशियल तरीके को हम समझ सकते हैं क्या, कि फाइनेंशियली हम लोग कैसे स्टेबल हो सकते हैं? तो नहीं, फसल उगाने में हम लोग फाइनेंशियली, वित्त से संबंधित चीजों को हम अपने आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, वित्तीय साक्षरता नहीं बढ़ सकती। ऑप्शन हमारे पास क्या है, यही चीजें हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसे वित्तीय उत्पादों की समझ ही जो है ग्रामीण सेक्टर में, ओके, वित्तीय साक्षरता को क्या करता है, वो बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, जीविका के संदर्भ में कैडर शब्द से क्या तात्पर्य है ना, ये शब्द लिया गया है कैडर। कैडर किसको, कैडर हम लोग कई बार सुना हुआ नाम है, क्योंकि ये सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित होते हैं कैडर। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन हमारे पास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, सैन्य बल, जीविका के संदर्भ की बात करते हैं, कैडर शब्द से क्या तात्पर्य है ना, तो कैडर से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन है सैन्य बल, मिलिट्री फोर्स, या दूसरा बाहरी सलाहकार, है ना, बाहरी सलाहकार, सलाहकार के बारे में जानते हैं आज के डेट में, एडवाइजर जो होते हैं, एक तरह से कंसल्टेंट जो होते हैं, वो उसकी बात करते हैं। उसके बाद है सी ऑप्शन, सरकारी अधिकारी, या फिर विभिन्न भूमिकाओं जैसे कि सीआरपी, बीसीएम, बीटीएम के लिए प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्य, प्रशिक्षित जो ट्रेंड है, जो स्किल्ड जो सदस्य होता है, उसकी बात हो रही है। कौन जो है ना, जीविका के संदर्भ में कैडर शब्द से संबोधित किया जाता है, या उनको कैडर का एक तरह से संज्ञा दी जाती है। तो इसमें देखिए, सैन्य बल तो नहीं होता, बाहरी सलाहकार तो होगा नहीं, सरकारी अधिकारी। इसमें जो है विभिन्न भूमिकाओं जैसे सीआरपी, बीसीएम, बीटीएम के लिए प्रशिक्षित जो सामुदायिक सदस्य होता है, उन्हें कैडर कह के जो है एक तरह से संबोधित किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जीविका में एक सामुदायिक प्रेरक, कम्युनिटी मोबिलाइजर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है ना, कम्युनिटी मोबिलाइजर पूरे एक समुदाय को जो रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसका जो है क्या कार्य है, जिम्मेदारी क्या है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्या बस चलाना, ये क्या क्या ऑप्शन दे दिए हैं भाई चलिए, वो नहीं होगा। चलिए बाकी समय देखते हैं, नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना और उसकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन। सी है सीधे निर्माण कार्य करना, या पुलिस को रिपोर्ट देना। तो देखिए जीविका की बात हो रही है ना, सामुदायिक प्रेरक, कम्युनिटी मोबिलाइजर, तो सामुदायिक में देखिए ऐसा बात नहीं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, पुलिस को रिपोर्ट देना। अगर वो सामुदायिक चीजें जब होती है तो वहां इनसे भी ये भी रिलेट करता है एक तरह से, लेकिन अगर उसका जिम्मेदारी की बात करते हैं, अगर जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है, तो पुलिस को रिपोर्ट क्या चीज दे सकते हैं? तो पहले तो आपस में बातें करते हैं, जो भी होता है, ठीक है, मिल बैठ के बातें करते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट तो नहीं करने वाले, रिपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, अगर जिसके साथ गलत होगा वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस को। तो ये जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है वो ही क्यों करे, तो इसका मुख्य जिम्मेदारी की बात करते हैं इसमें। अच्छा, सीधे निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य करने के लिए कई संस्था है, एजेंसी है, सरकार कई जो है योजनाएं लागू करती है, ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास ये बी ऑप्शन है, नए स्वयं सहायता समूह का गठन करना, उसकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करना, जो है ना कम्युनिटी मोबिलाइजर क्या कर रहा है कि सामुदायिक प्रेरक जो होते हैं, जो कहीं किसी गांव में, कोई क्षेत्र में अगर जो वो संस्था चल रहा है, उस संस्था को एक्सटेंड कैसे कर सके, अन्य गांवों में कैसे उसको जो है एक तरह से जो है बढ़ा सके, लोगों को कैसे जोड़ सके, जो है उसको कैसे हम प्रेरित कर सके, ये कम्युनिटी मोबिलाइजर का अपना मुख्य कार्य होता है, ठीक है। कई टर्म यूज हो सकता है, देखिए एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन में रिलेवेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें शब्दों का चयन कुछ और भी हो सकता है एग्जाम में, ऑप्शन में, तो याद
तो हम लोग देखेंगे कि ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी किस आंसर को किस आंसर का है, ठीक है ना, उस चीज को देखना ध्यान में जरूरी रखे। कि जैसे अब इसी की बात करें, कम्युनिटी मोबिलाइजर का बात करते, तो कामों की बात करते थे, किन किन चीजों के लिए ये जो है एक तरह से ये इसको जिम्मेदारी ले सकता है, तो उन ऑप्शन को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अगला, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का एक मूर्त परिणाम क्या माना जाता है? व्हाट कैन बी कंसिडर्ड क्या है, टेंजिबल आउटकम ऑफ रूरल वुमेन्स एम्पावरमेंट, है ना, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का एक मूर्त परिणाम जो है क्या माना जाता है, क्या माना जा सकता है की बात कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। क्या चीज है? पहला है हम लोग का महिलाओं की मोबाइल फोन का उपयोग न करना। मोबाइल फोन आज के डिजिटल के दुनिया हो गया, तो मोबाइल फोन पर तो रोक भी नहीं लगा सकते ना पूरी तरह से। ओके, वो चीजें नहीं। दूसरा है केवल घरेलू कार्य करना, या फिर परिवार के लिए महत्वपूर्ण खरीद जैसे जमीन पशु पर महिलाओं द्वारा निर्णय लेना, या चुनाव में वोट न देना। चुनाव में वोट न देना ये भी चलो ठीक है, बात कर सकते हैं इसको। चुनाव में वोट न देना या देना या नहीं देना, इस बार तो इस पर बहुत इशू हुआ है, सुने कि बहुत मारपीट किया है हस्बैंड वाइफ जो है बिहार चुनाव में, क्योंकि पति दे रहा है किसी अन्य दल को और पत्नी दे रही है किसी अन्य दल को, दोनों में चल गया झोटा झोटी, वो अलग चीज है। वोट ना देना ये भी उसका एम्पावरमेंट को ही दिखाता है कि उसकी मर्जी है किसको दे ना दे, या वो डिसीजन उसके पास है, ठीक है। अच्छा, परिवार के लिए महत्वपूर्ण खरीद जैसे ये भी है, महिलाओं द्वारा निर्णय लेना किन चीजों पर, जैसे जमीन पशु या कुछ अन्य चीजों पर वह जो है निर्णय लेना महिलाओं की जो सशक्तिकरण को दर्शाता है, कि वो जो है महिलाओं में जो वुमेन्स एम्पावरमेंट जो है ग्रोथ क्या बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि अब वो भी जो है पुरुषों की तरह जो है खुद निर्णय ले सके। ये भी हो सकता है। केवल घरेलू कार्य करना ये नहीं होगा। महिलाओं की मोबाइल फोन का उपयोग न करना ये तो होना ही नहीं चाहिए, वो करे ना करे उसकी बात है, अलग बात है कि ड्राम नहीं खरीदे नीला, अलग बात है। बाकी महिलाओं की जो मोबाइल फोन का उपयोग न करना तो ये होगा ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये दोनों ऑप्शन पूरी तरह गलत। हम सी और डी की बात करें, दोनों में कौन प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी, तो देखिए ऑप्शन डी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। परिवार के लिए महत्वपूर्ण खरीद जैसे महिलाओं का निर्णय लेना, ये जो है ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का एक मूर्त परिणाम जो है माना जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीविका के तहत एक ग्राम संगठन वीओ की वित्तीय भूमिका क्या है? फाइनेंशियली इसका जो है क्या रोल है वीओ की, है ना, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, केंद्र सरकार को कर जमा करना, दूसरा है विदेशी मुद्रा का व्यापार करना, तीसरा है सदस्य स्वयं सहायता समूह के बीच आंतरिक ऋण की सुविधा प्रदान करना, या फिर शेयर बाजार में निवेश करना। यानी कि जीविका के तहत जो ग्राम संगठन की वित्तीय भूमिका की बात करें तो शेयर बाजार में निवेश करना ये कहां से होगा, ये तो होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अच्छा, यहाँ पर केंद्र सरकार को कर जमा करना, ये जो है कर जमा करना तो लोग जो है अपने खुद से जो है टैक्स जमा करते हैं, और आजकल तो प्रक्रिया हो गया जीएसटी के माध्यम से कैसे कैसे होते हैं वो तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बी और सी, विदेशी मुद्रा का व्यापार, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारे पास सदस्य एवं सदस्य स्वयं सहायता समूह के बीच आंतरिक ऋण जो है ना, ये इसमें जो वित्तीय भूमिका निभाते हैं वो वीओ का है, नहीं कि ग्राम संगठन का है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्लस्टर स्तरीय संघ सीएलएफ का एक प्रमुख कार्य, शायद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे गया है अभी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्लस्टर स्तरीय संघ का एक प्रमुख कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, व्यक्तिगत किसानों को बीज बेचना। बी ऑप्शन क्या है, ग्राम संगठनों को बड़े पैमाने की आजीविका परियोजनाओं के लिए संस्थागत और वित्तीय समर्थन प्रदान करना। या फिर सी ऑप्शन, गांव में सिनेमा हॉल चलाना, इसको हटाइए जी। सीधे अंतरराष्ट्रीय दान स्वीकार करना, ये भी नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय कोई तरह का दान होता है तो सरकार के थ्रू होता है, सीधा नहीं हो सकता ये, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। दो ऑप्शन देखते हैं ना यहाँ पे, व्यक्तिगत किसानों को बीज बेचना, व्यक्तिगत देखिए किसानों को तो व्यक्तिगत रूप से ही बेचा जाता है, ठीक है, बेचना ही, लेकिन ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हमारे पास यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ग्राम संगठनों को बड़े पैमाने की आजीविका परियोजनाओं के लिए संस्थागत और वित्तीय समर्थन प्रदान करता है, ठीक है। कौन? सीएलएफ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जीविका का प्राथमिक वित्तीय लक्ष्य किसे मजबूत करना है? जीविका का प्राथमिक वित्तीय लक्ष्य किसे मजबूत करना है? देखिए और क्वेश्चन समझिएगा इसका। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, गरीब परिवारों की घरेलू आय में सतत वृद्धि करना। पहला ऑप्शन है हमारे पास गरीबी, यानी गरीब परिवारों की घरेलू आय में सतत वृद्धि करना, सतत
एक तरह का सस्टेनेबल की बात करते हैं, सब चीज से संबंधित है। ओके, दूसरा है सरकारी खजाने को भरना। सरकारी खजाना भरना ये कौन सा जीविका का प्राथमिक लक्ष्य थोड़े, जीविका तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए उत्थान के लिए बनाया गया है। सरकारी खजाना भरना तो ये गवर्नमेंट का अपना काम है, ये हटा दीजिए। बैंकों का मुनाफा बढ़ाना, बैंकों का मुनाफा बढ़ाने का हम लोग थोड़े ठेका लेके रखे हैं, वो एक प्रक्रिया के तहत उसका स्वतः ही अपने आप होता है। विदेशी निवेश को आकर्षित करना, विदेशी निवेश आकर्षित सरकार की योजनाओं के द्वारा होता है। सरकार किस तरह से चला रही है और उस देश की जो स्थिति क्या है, यहाँ पर कैसा मार्केट है, उस पर निर्भर करता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, यही होगा गरीब परिवारों के घरेलू आय में सतत वृद्धि करना, ये जो है क्या है, जीविका का प्राथमिक वित्तीय लक्ष्य जो है माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं, जीविका में सामुदायिक निवेश कोष CIF का प्रबंधन कौन करता है। हाँ, ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या हो रहा है, जीविका में सामुदायिक निवेश कोष CIF का प्रबंधन कौन करता है, जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, बाहरी ऑडिटर फर्म या ग्राम संगठन, कौन करता है। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि भाई जिला मजिस्ट्रेट का ऐसा कोई रोल नहीं है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का भी अपना रोल नहीं है, बाहरी ऑडिट फर्म, एक्सटर्नल ऑडिट फर्म नहीं, बाहरी जो है कोई संस्था है, ऐसा कोई फर्म है, वो भी नहीं करता। क्या आंसर हो जाएगा, ग्राम संगठन की सदस्यता, है ना, कि ग्राम संगठन के जो सदस्य होते हैं, जब मेंबरशिप ऑफ द विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वही जो होता है क्या होता है, जीविका में सामुदायिक निवेश को उसका क्या करता है, प्रबंधन करते हैं। ठीक है, एक तरह का मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट उसके हाथों में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, जीविका द्वारा प्रोत्साहित पोषण संबंधी गतिविधियों का लक्ष्य क्या है। जीविका द्वारा प्रोत्साहित पोषण संबंधी गतिविधियों का क्या है, पोषण संबंधित, न्यूट्रिशन से संबंधित जो गतिविधि है, एक्टिविटी करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है या फिर लक्ष्य क्या है उसका। तो देखिए, महंगे, पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है, महंगे विदेशी खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना, ये तो नहीं होगा। विदेशी, हम लोग स्वदेशी अपना रहे हैं, तो लगता है क्या कोई ऐसा संस्था अगर ग्रामीण सेक्टर पर, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण स्तर पर जो बनाई जाए, और वो क्या कहेंगे, जापानी चीज खाएंगे, जर्मनी का बना हुआ चीज खाएंगे, नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ये तो हटा दीजिए ऑप्शन को ना। दूसरा बी ऑप्शन देखते हैं, कुपोषण विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में या फिर को कम करने के लिए व्यवहार परिवर्तन, ये आगे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, यही है इसका। जीविका द्वारा प्रोत्साहित जो पोषण से संबंधित जो गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती है, उसका मुख्य पर्पस क्या है, कुपोषण को दूर करना, विशेष रूप से किसमें, बच्चों और महिलाओं में, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, या स्तन पान कराने वाली जो महिलाएं होती है, उसकी बात करें, उसके अंतर्गत जो है ना, उसमें इन सब चीजों को दूर करने के लिए जो है व्यवहार परिवर्तन कौन करते हैं, जीविका करते हैं। ठीक है, केवल पुरुषों के आहार पर, ये सब तो बिल्कुल नहीं, हटा दीजिए इसको, ऑप्शन है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग, जीविका का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की बात होती है, एरिया, मुख्य फोकस क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन ना भी दो तो भी पता चल जाएगा आप लोगों को उसका मेन टारगेट कहाँ है, कहाँ है। ऑप्शन देख लीजिए, फिर भी देख लेते हैं, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, या फिर भारी उद्योग, या शहरी परिवहन, या ग्रामीण आजीविका का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। तो हम लोग सीधा जानते हैं हम लोग, ठीक है, क्या चीज है कि ग्रामीण सेक्टर के लिए जीविका का मुख्य फोकस क्षेत्र का बात करते हैं, तो जीविका टारगेट किसको करता है, ग्रामीण क्षेत्रों को, वहां की गरीबी को हटाने के लिए, वहां की गरीबी को दूर करने के लिए, है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण आजीविका का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण जो इसका मेन टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, जीविका के संदर्भ में एक उद्यमी कौन है। जीविका के संदर्भ में एक उद्यमी, है ना, एंटरप्रेन्योर कहा जाता है इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन सब कोई नहीं करता है, हम लोग कभी टंग ट्विस्ट हो जाता है इसको, का एंटरप्रेन्योर कहा जाता है इसको, है ना, कि जीविका के संदर्भ में एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर कौन है, हु इज जो है एंटरप्रेन्योर इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीविका। देखते हैं इसमें, पहला है, एक उद्यमी किसको बोलते हैं, जो उद्योग से जुड़ना चाहते हैं, जो उद्योग के लिए कोई अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, उसको उद्यमी कहा जाता है ना। एक SHG सदस्य जितने एक लघु व्यवसाय जैसे कि मुर्गी पालन, गोबर की खाद इकाई शुरू किया है वो या फिर केवल एक साहूकार या एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर एक सरकारी क्लर्क, कौन जो है जीविका के संदर्भ में एक उद्यमी कहलाएगा, कौन, एक सरकारी क्लर्क, ये तो सरकारी क्लर्क हो गया, एंटरप्रेन्योर तो हो नहीं सकता है, क्या स्टार्टअप करेगा, जॉब किया वो बाबू बन गए और चलता रहेगा, उसमें कोई स्टार्टिंग नहीं हुआ और ना ही उसका कोई अप डाउन होने वाला, एक एंड होने वाला है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य अधिकारी, ये भी एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकता कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो एक मेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसको हम कैसे कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर है।
वो एक कोई पोस्ट पर जो है क्या होता है, वो निर्धारित पोस्ट पर वो विद्यमान होते हैं, कोई भी नहीं होगा। केवल एक साहूकार, साहूकार को भी एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जाएगा, उसका तो चलता ही रहता है। एक एसएचजी सदस्य है ना, स्वयं सहायता समूह से जुड़े जो है ना, जो सदस्य है एक लघु, अगर वो कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, आज के हम लोग अभी इधर देखे हैं बिहार में 10-10 हजार रुपया महिलाओं को मिला है, तो बहुत सारी महिलाएं जो तो साड़ी खरीद के गायब हो गया, कुछ कुछ जो है महिलाएं जो है दुकान खोल लिए, कोई मुर्गी पालन करना शुरू कर दिए, कोई ना कोई छोटा छोटा जो है अपना उद्योग शुरू किए, तो वो एक एंटरप्रेन्योर कहा सकता है। उसका वो टारगेट लेकर चले हैं कि उस 10,000 को 10 लाख में कन्वर्ट करना है, हाँ ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। ठीक है, तो कौन सा, एक सदस्य जिससे लघु व्यवसाय, लघु छोटा जो घर स्तर पर 1 या 2 3 4 5 हार्डली लोग मिलकर उस जो है व्यवसाय को चला सके, जैसे मुर्गी पालन, गोबर खाद इकाई। इसके यहाँ हालांकि ये 2 चीजें दिया गया है, कहीं से जो है ग्रामीण अपने घरेलू स्तर पर जो है व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है ना, शुरू किया गया है ना, ये जो है उद्यमी कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बहुआयामी गरीबी को मापने में कौन सा आयाम शामिल है? हाँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुत तरह से, अति गरीब एकदम पूरी तरह से गरीब, हर एक डायरेक्शन से, है ना, की बात करते हैं। बहुआयामी गरीबी को मापने में कौन सा आयाम शामिल है? कौन से? तो देखिए, केवल मासिक आय, या फिर कार का स्वामित्व, या शिक्षा का स्तर, या फिर विदेश यात्रा। जो कौन सा आयाम जो है बहुआयामी गरीबी को नाप सकते हैं कि हर तरह से वो गरीब है? कारण क्या है? तो मेन कारण तो शिक्षा हो सकता है ना, शिक्षा, क्योंकि जो शिक्षित है वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ के साथ कर ही लेते हैं, जरूरी नहीं अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ कोई बात नहीं, प्राइवेट जॉब भी न कर पाए तो एक उद्यमी बन सकते हैं। ठीक है, तो उन अपने लाइफ के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, तो लेकिन वो होना क्या चाहिए? वो शिक्षित होना चाहिए, तो शिक्षा को ही मेन माना गया है ना। देखिए ऑप्शन का, हाँ, शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन जो है ना, ये आयाम जो है कि बहुआयामी गरीबी को मापने का मेन पैमाना है। पहले ही पता चल, जो शिक्षित नहीं है पता चल गया कि हर तरह से गरीब हो सकते हैं, जो शिक्षित हैं वो गरीब नहीं हो सकता उस तरह से, हर तरह से। उसका फिर कोई 1-2 कारण हो सकता है, 2-4 कारण हो सकता है, पूंजी या कुछ और चीजें होती है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या माना गया? सामाजिक पूंजी, है ना, सामाजिक पूंजी हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, डिस्कस किए थे कि सामाजिक पूंजी कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, सामाजिक पूंजी का जो सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, यानी मेन कंपोनेंट बोल सकते हैं उसको, या मेन एलिमेंट बोल सकते हैं, मेन फैक्टर बात कर सकते हैं उसमें। तो ऑप्शन की बात करें, इसमें ऑप्शन है पारस्परिक विश्वास, इंटरपर्सनल ट्रस्ट, या फिर धन, या भौतिक संपत्ति, या प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी सामाजिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, एक वो अलग चीजें हैं वो, है ना। भौतिक संपत्ति, भौतिक संपत्ति एक कोई व्यक्तिगत होता है, ठीक है, इसके भी बात ही नहीं करेंगे। धन, धन है किसी के पास तो समाज, तो धन को कौन किसके साथ शेयर करता है? वो नहीं करता। अगर बात करें तो पारस्परिक विश्वास, इंटरपर्सनल ट्रस्ट, जब विश्वास होता है तो एक दूसरे पर, वो ट्रस्ट एक दूसरे से क्या होता है, पास करते हैं, एक दूसरे पर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सामाजिक पूंजी का उदाहरण है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन, 71 क्वेश्चन नंबर, आर्थिक पूंजी का एक उदाहरण है। आर्थिक पूंजी, आर्थिक इकोनॉमिकल कैपिटल का क्या उदाहरण है? सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन में, एक परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा, या गांव के लोगों का आपसी सहयोग, या एक स्वयं सहायता समूह में सामूहिक बचत, या एक युवा का उच्च शिक्षा प्राप्त करना। ये इनमें से कौन सा जो है आर्थिक पूंजी के अंतर्गत आता है? आर्थिक पूंजी, देखिए युवा अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो पूंजी आने की संभावना है, ठीक है, मानते हैं। स्वयं सहायता समूह की सामूहिक बचत है, ये तो डायरेक्ट जो है आर्थिक गतिविधियां इसके पास हो रही है, पूंजी बचत हो रहा है। गांव के लोगों में आपसी सहयोग, आपसी सहयोग किस रूप से करते हैं? वो तो श्रम दान कर सकते हैं, समय दान कर सकते हैं, पूंजी दान तो करते नहीं है, कोई किसी को 10 रुपया देने वाले जल्दी है नहीं, रेयर केस में कुछ होते हैं दानी लोग, तो ये तो होगा नहीं, है ना। एक परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा, आप कितने प्रतिष्ठित हैं उससे आर्थिक विकास नहीं हो सकता। रेस्पेक्टेबल है, बहुत से गांव में होते हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, कोई भी उसके झोपड़ी से गुजरते हैं तो जो है उसे नमन करके जाते हैं, एक तरह से नमस्ते करके जाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक जो है ना, एक प्रकार की अच्छी प्रतिष्ठा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात होता है, लेकिन वो आर्थिक रूप से जो है मजबूत हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये ऑप्शन तो होने वाला है नहीं। इन दोनों में बात करें तो अगर युवा अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो इसमें अर्थ जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, फ्यूचर में होगी।
लेकिन ये जो है एक स्वयं सहायता समूह जो उसका जो सामूहिक बचत है, ये आर्थिक रूप से तुरंत, है ना, आर्थिक पूंजी का एक बड़ा उदाहरण इसको हो सकता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी तुरंत आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, मानव पूंजी में निवेश का एक उदाहरण बताइए। इनमें से मानव पूंजी का एक, है ना, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सीधा आंसर बताइए इसमें, एक नई सड़क बनवाना, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण, या एक कारखाना स्थापित करना, या एक बांध का निर्माण करना। इसमें कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या चीज का, मानव पूंजी। इसमें मानव पूंजी का कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए इसका एक जो नई सड़क बनाना मानव पूंजी के अंतर्गत कहां से आएगा, बिल्कुल नहीं। कारखाना स्थापित करना या बांध बनाना, ये सब सामाजिक पूंजी नहीं, ये इसका हो जाएगा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, एक सामाजिक पूंजी का उदाहरण है। व्यावसायिक प्रशिक्षण जब हम देते हैं तो एक व्यक्ति कई लोगों को एक तरह का स्टेबल करते हैं, और उससे समाज जो है एक तरह का क्या होता है, ग्रोथ करता है, और समाज ग्रोथ क्या है, तो वही तो सामाजिक पूंजी है ना। नेक्स्ट, समेकित विकास, ग्रामीण विकास, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? तो क्या आता है समेकित ग्रामीण विकास, समिति इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, टर्म से ही समझ में आ गया, शब्दों से समझ में आ गया कि चलिए ठीक है। फिर भी ऑप्शन देखते हैं कि केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, या फिर बी ऑप्शन केवल ग्रामीण आवास निर्माण करना, या फिर सी ऑप्शन ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय या का समन्वित विकास, या फिर केवल शहरी क्षेत्रों में विकास। क्या समेकित ग्रामीण विकास, तो यहाँ ग्रामीण का बात हो रहा है तो शहरी कहाँ से घुस गए यहाँ पे, ये तो होने वाला है नहीं। तीन ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हो रहा है कि केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, केवल कृषि उत्पादन बढ़ाएंगे तो जो समाज का ग्रामीण सेक्टर का जो है उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि किसान तो देखिए 100 मन अनाज उगा कर भी जो है वो गरीब ही रहते हैं। कारण उसका कई फैक्टर हैं, वो टॉपिक हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बी और सी की बात करते हैं, केवल ग्रामीण आवास निर्माण, ये भी नहीं होगा। क्या चीज, ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं जैसे आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय का समन्वित विकास, ये जो है सम्मिलित रूप में इन सब चीजों का एक साथ अगर विकास होता है, आर्थिक रूप से भी हो, सामाजिक रूप से भी हो, और पर्यावरणीय भी हो, हर तरह से इन्वायरमेंट, पर्यावरण में पेड़ पौधे की बात खाली नहीं आती है। पर्यावरण को हम लोग अधिकतर क्या समझते हैं, पेड़ पौधे का विकास, पर्यावरण हर तरह से इन्वायरमेंट, जहां अगर कहते हैं ना कि जहाँ ज्यादा क्राइम नहीं है तो बोलते हैं वहां का इन्वायरमेंट बहुत है, अच्छा है। तो इन्वायरमेंट का मतलब बहुत फैक्टर होता है ना, तो उन सब चीजों का अगर सम्मिलित रूप में अगर विकास होगा तो वही समेकित ग्रामीण विकास माना जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, गरीबी के चक्र, पॉवर्टी साइकिल को तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी हस्तक्षेप क्या है ना। गरीबी की साइकिल, पता नहीं, गरीब के बच्चे गरीब, गरीब के बच्चे गरीब होते ही चले गए, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, और ये आज से नहीं, आजादी और उसके पहले चलते आ रहा है और वर्तमान तक चला है। लेकिन अब जो सरकार बहुत ही इसके लिए अटेंशन मोड में है एक तरह से, ठीक है, गरीबी के साइकिल को तोड़ने का, ठीक है, समाज में। तो उनको तोड़ने के लिए जो प्रभावी हस्तक्षेप का बात करेंगे कि कौन हस्तक्षेप का, यानी कि सरकार किस तरह से इंटरफेयर किए है या समाज में, या किस तरह से इंटरफेयर हुआ है, क्या कोई योजनाएं या कोई समाज या कोई संस्था, चाहे वो संस्था सरकारी हो या गैर सरकारी, कौन हस्तक्षेप किया इसको, इस साइकिल को तोड़ने के लिए, गरीब का बच्चा सिर्फ गरीब ही नहीं रहेगा, है ना। तो क्या, तो देखिए ऑप्शन मेरे पास है, शिक्षा और आय सृजन का कौशल में दीर्घकालिक निवेश, या फिर अल्पकालिक राहत प्रदान करना। अल्पकालिक का बात तो नहीं होगा, नहीं होगा। अल्पकालिक मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कुछ मदद कर दिए और हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। केवल नकद दान वितरित करना, पैसा बांट के, सरकार कहती है ना, तो क्या होता है कि चलो पैसा आ गया, तो चुनाव के टाइम में भी होता है ऐसा, ठीक है, कि 5,000 10,000 20,000 2,000 1,000 कुछ बांट दिए, तो क्या गरीबी साइकिल टूट जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। पैसा दिए, पता चला कि जो ग्रामीण सेक्टर में कुछ तो चढ़ा लिए, कुछ बहुत तरीके हैं खर्च करने के, ना, तो फिजूल खर्चाई, तो वो संभव नहीं है कि उससे गरीबी टूटेगा, गरीब के गरीबी रहेंगे। उपभोक्ता को प्रतिबंधित करना, उपभोक्ता को प्रतिबंधित उसमें रिस्ट्रिक्टेड करना, ये भी सही नहीं है। सॉरी, उपभोग को प्रतिबंधित करना कि भाई जरूरी थोड़े है कि भाई तुम ये मत कपड़ा पहनो, ऐसा मोबाइल यूज नहीं कर सकते हो, ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, ये तो नहीं होगा, ये संभव नहीं है, ये भी नहीं होने वाला। क्या होगा, अल्पकालिक राहत, ये भी तो नहीं हुआ है। तो बचा क्या मेरे पास, ये ऑप्शन, शिक्षा और आय सृजन के कौशल में दीर्घकालिक निवेश। शिक्षा और आय सृजन, शिक्षा के लिए, है ना, और आय सृजन के लिए, यानी कि आय का सोर्स बढ़ाने के लिए जो चीजें हो सके उनको, है ना, उसमें दीर्घकालिक निवेश जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यही जो है गरीबी के चक्र को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ग्रामीण स्वयं सहायता समूह
एसएसजी में नियमित बचत का मुख्य महत्व क्या है? नियमित रेगुलर जो सेविंग्स होता है उसका जो है मेन महत्व क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यह है, यह सरकारी निरीक्षण से बचाता है। दूसरा ऑप्शन, यह एक वित्तीय डिसिप्लिन और सामूहिक कोष बनाता है जिससे सदस्य आपात स्थिति या निवेश के लिए उधार ले सकते हैं। ये देखिए टर्म समझिएगा। उसके बाद है, यह सदस्यों को विदेश यात्रा करने में सक्षम बनाता है। यह कारों से छूट दिलाता है। कार वार क्या करेगा? दो वक्त का खाना मिले, अच्छा कपड़ा, अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य मिले, कार से क्या मतलब है? यह सदस्यों को विदेश यात्रा नेताओं का काम है भाई, बड़े लोगों का काम है। ग्रामीण सेक्टर में लोगों को बेसिक मूलभूत सुविधाएं मिल जाए, उसको सारी चीजें मुहैया हो जाए, यही काफी है। विदेश तो गांव से बढ़िया विदेश और दुनिया कुछ नहीं होता है। विदेश का सारा चीज गांव में ही मिलता है ना? अच्छा नेचुरल, अच्छा व्यू, क्या जाएगा विदेशों में? कंक्रीट का जंगल, शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग, ऊंची इमारतें, वो कोई फायदा नहीं है। तो ये विदेश यात्रा करने में सक्षम बनाने से को क्या कहेंगे? ये नियमित बचत का ये फायदा है? नहीं है। ये सब दोनों में देखिए, यह सरकारी निरीक्षण से बचाता है, ये भी नहीं। ऑप्शन हमारे पास बी ही होने वाला है, देख सकते हैं। यह एक वित्तीय डिसिप्लिन और सामूहिक कोष बनाता है जिससे सदस्य आपात स्थिति में निवेश के लिए उधार ले सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो है पैसा जो निवेश होता है उसमें जो भी सदस्य जुड़े होते हैं उन्हीं पैसों को वो अपने कोई काम के लिए, इमरजेंसी के लिए जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसा हम लोग ने जाना भी है, जानते भी चीज को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हालांकि आगे भी और है, क्वेश्चन तो कंटिन्यू है, लेकिन 75 क्वेश्चन नंबर तक ही अभी कर पा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट फिर क्लास होगा, रिवाइज कीजिए तब तक। ये रिवीजन क्लास है, मदद बहुत मिलेगा, क्योंकि सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं, इसके साथ जो कई टर्म को हम लोग समझ भी रहे हैं, ठीक है, थियोरेटिकली पढ़ भी रहे हैं, तो एग्जाम में कुछ ना कुछ जो है हेल्प मिलेगा ही। हाँ, आप लोगों का लाइव क्लास का कोई टाइम नहीं है, पर कोई बात नहीं, लाइव जितना जुड़ पाते हैं जुड़िए, फिर बाकी वीडियो को जरूर देखिए जिनके पास नोटिफिकेशन जाता है ना। और जो जीविका के एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं उन सबको वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि रिवाइज हो सके, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।